बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के इस सेशन में जो है हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी जो होती है, हमल में होने वाली शुगर। तो सबसे पहले तो ये कि एक अवेयरनेस वीडियो है और इसके अंदर जो है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये होती क्यों है और ये क्या होती है। तो ये क्या होती है का जवाब यही है कि ये हमल में हो जाने वाली शुगर को कहते हैं। यानी कुछ मरीज़ों को हमल के अंदर शुगर का मर्ज़ हो जाता है, तो वो मसनूई भी हो सकता है और ये कि मुकम्मल तौर पर परमानेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आगे जाके टेस्ट होते हैं कि आया कि ये शुगर जो कि हमल में हुई है वो मसनूई है या ये मुकम्मल तौर पर मरीज़ शुगर का मरीज़ बन चुका है। तो ये तो जब पैदाइश हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद ही टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन हमल में होने वाली शुगर को हम बेबी शुगर कहते हैं। ये होती क्यों है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एशियन कंट्रीज़ में उसका शुमार है। तो ये तमाम एशियंस जो है उनके अंदर ये ख़राबी होने का मसला है, यानी इसको ये समझिए कि ये कुदरती तौर पर है। तो ये वाली चीज़ तो एक ऐसी है कि एशियन होना या पाकिस्तानी होना जो कि हम नहीं बदल सकते। दूसरा ये कि कुछ मरीज़ों के ख़ानदान में शुगर मौजूद होती है, जैसे कि माँ बाप, बहन, भाई, तो उनके अंदर भी जो है वो बेबी शुगर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तीसरा ये कि कुछ ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है, तो अगर माँ का वज़न ज़्यादा हो तो उसको, यानी ये कि वो पेशेंट जो प्रेग्नेंट है उसको बेबी शुगर हो सकती है। तो ये एक ऐसी वजह है जो कि हमारे हाथ में है, यानी ये कि अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। चौथा ये कि अगर पिछले हमल में पेशेंट को शुगर हुई है, या ये कि उसको ये नहीं मालूम कि पिछले हमल में शुगर हुई थी या नहीं क्योंकि टेस्ट नहीं हुए, लेकिन ये कि बच्चे का वज़न ज़्यादा था, तो इसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि उसे शुगर थी। तो ऐसे मरीज़ के अंदर भी शुगर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, अगरचे उस मरीज़ की उम्र 35 साल से ज़्यादा है, या ये कि मरीज़ का जो है वो 5 बच्चे ऑलरेडी हैं और ये छठा सातवां हमल है, यानी जिसे हम कहते हैं ग्रैंड मल्टी पेशेंट होती है। या ये कि बच्चे के अंदर जो पानी है उसकी मिकदार ज़्यादा है, यानी पॉलीहाइड्रोमनियोज है, या बच्चा जो है उसके अंदर बनावटी नुक्स है। कैसे पता चलती है ये, तो वही वाली बात है कि आप जो है प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट से यही कहा जाता है कि 8 घंटे क्या वो नहार मुँह 8 घंटे की फ़ास्टिंग करेगी, यानी फाका करेगी, 8 घंटे का रोज़ा रखेगी और उसके बाद जो है अपना टेस्ट करवाएगी, जिसे हम FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और वो टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है कि आया मरीज़ को शुगर है या नहीं है। इसके अलावा जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमल में अगर शुगर आ जाए तो क्या किया जाए। तो इसके लिए जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि करना आपने कुछ नहीं है सिवाय ये कि शुगर को कंट्रोल करने की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि शुगर को कंट्रोल पेशेंट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। शुगर कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है कि अगर शुगर पेशेंट की सही ना हो तो दोनों के लिए नुकसानदेह। ऐसी माँ का बच्चा मसाइल का शिकार हो सकता है, यानी ये कि अगर हमल शुरू का है, पहले 3 महीने का है, तो मिसकैरेज हो सकता है। उसके बाद जो है 5वें महीने पर जो है फिर उसके अंदर बनावटी नुक्स पता चल सकता है कि है, या ये कि आगे जाकर उसका वज़न इतना ज़्यादा है बच्चे का कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या ये कि सिजेरियन यानी ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा बच्चा जो है वो वक्त से पहले भी पैदा हो सकता है, या मसनूई दर्द देने पड़ सकते हैं मरीज़ को। ऐसे बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी ये कि मरीज़ का जो बच्चा है वो स्ट्रेस में उसकी सांसें आ रही होती हैं, वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है बच्चे को, क्योंकि उसके फेफड़े मजबूत नहीं होते, या शुगर कम होने की वजह से बार दफ़ा बच्चा पेट में फौत हो जाता है। अब इसको जो है वो कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंट्रोल इसका 3 तरीक़ों से है। एक तो ये कि डाइट और एक्सरसाइज से, दूसरा ये कि दवाइयाँ होती हैं जिन मरीज़ों की
डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होती, उन्हीं मरीज़ों को फिर दवाइयों पे लाया जाता है। जिनकी डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाती है उन्हें दवाइयों पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मरीज़ों की दवाइयों पे कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इंसुलिन पे लाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें ये वाले सवाल पैदा होता है कि डाइट चार्ट और शुगर की डाइट जो है वो कौन सी ली जाए और शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इन टाइमिंग्स पर ही आपने खाना खाना है अपना, इसके अलावा आपने कोई टाइमिंग्स नहीं रखने, क्योंकि टाइमिंग से आपकी शुगर के कंट्रोल पर बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी ये कि जो बॉक्सेस बने हुए हैं 8 बजे, 2 बजे और फिर 8 बजे, ये आपके बड़े खाने हैं, यानी 3 बड़े खाने और 3 छोटे खानों पर आपकी ग़िज़ा को डिवाइड कर दिया जाएगा। सुबह 8 बजे नाश्ता करना होगा, जिसमें कि रोटी और अंडा खाया जा सकता है, लेकिन रोटी आपको लाल आटे की लेनी होगी। इसी तरह 2 बजे सालन खाया जा सकता है, लेकिन वही बात, रोटी लाल आटे की होगी, सफ़ेद आटे की नहीं होगी। इसके अलावा चावल आपको नहीं लेने होंगे। इसी तरह रात का खाना खाना होगा। फिर अगर छोटे खाने की बात की जाए तो सुबह नाश्ते के बाद 11 बजे मरीज़ छोटा खाना ले सकता है, जैसे कि सेब हो गया, कोई खीरा हो गया, गाजर हो गई, सलाद हो गए, भुने हुए चने हो गए, मकई हो गई। इसी तरह एक छोटा खाना आपने शाम 5 बजे लेना होगा, यानी चाय आप पियेंगे जो कि बग़ैर चीनी और बग़ैर मलाई की होगी, उसके साथ सलाद या चने ले सकते हैं। और रात के 11 बजे दूध का 1 गिलास पीना होगा। अब शुगर को जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह की आ रही है, जो कि आपने डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि ये आपकी रीडिंग्स हैं। शुगर को इसी तरह आप लिखेंगे कि जो आपकी नहार मुँह शुगर होगी, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो आपकी 70 से 90 के दरमियान आनी चाहिए। 70 से 90 के दरमियान होनी चाहिए, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह खाने के बाद वाली शुगर, जो कि खाने के ठीक 1 घंटे बाद लेनी है, वो 140 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह रात के खाने के 1 घंटे बाद भी 140 तक आनी चाहिए। और इसी तरह से आपको तकरीबन 30 मिनट की वॉक करनी होगी, और वो वॉक ऐसे करनी होगी कि मरीज़ की सांस फूल जाए और उसे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। 30 मिनट की वॉक से शुगर पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, और इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल बेस, रिसर्च बेस भी बात है और प्रूवन है। तो थैंक यू, इस पर अमल करें।